हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेडीएस एजुकेशनल एकेडमी। ना इस पार्ट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि ये 4 रीज़न थे जिसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल। तो चलिए दोस्तों, हम वन बाय वन इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है, पॉलिटिकल कॉजेज़। तो द बर्बन डिस्पोर्ट्स, जो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे किंग, वहाँ क्या था दोस्तों, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था और पावर सेंट्रलाइजेशन था। यानी पावर किसके हाथ में थी, केवल किंग के हाथ में। लुइस 14 एंड लुइस 16 वर बर्बन डिस्पोर्ट्स। जो लुइस 14 थे और लुइस 16 थे वो क्या बर्बन तानाशाह थे। लुइस 14 वॉज एब्सोल्यूट डिस्पोर्ट्स। जो लुइस 14 थे वो क्या थे, एक निरंकुश शासक थे। ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सो फेयर लॉर्ड पावर गेट लेस। यानी पावर किसके हाथ में थी, मोस्टली मोनार्की सिस्टम के हाथ में थी, यानी किंग के हाथ में थी। ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कोई अच्छा प्रशासन चलाने वाला वो नहीं था। ना बात करते हैं लुइस 16 की। तो इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था दोस्तों, 1774 टू 1792 तक। ही वॉज गुड बट कुड नॉट ब्रिंग होल रिफॉर्म। ये अच्छे थे बट इन्होंने बदलाव को कंट्रोल नहीं कर पाए जो वहाँ पे रिफॉर्म हुआ। बैक ट्रैक फ्रॉम द डिसीजन इजली ऑस्ट्रेलियन वाइफ मारिया बैड एडवाइजर। यानी बैक ट्रैक की बात करें, यानी अगर डिसीजन लेने की बात करें तो वो भी किसकी बातों में रहते थे, जो उनकी ऑस्ट्रेलियन वाइफ थी मारिया, वो एक बैड एडवाइज़र थी। यानी जो भी एडवाइस देती थी उसे वो फॉलो करते थे और जबकि वो उनके लिए अनयूज़फुल होता था। नेक्स्ट क्या है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच हेल्प एंड गॉट रिटर्न बट फ्रांस इटसेल्फ फॉर नो गुड। कि यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो फ्रांस ने क्या किया, उनकी हेल्प की थी और उसे इंडिपेंडेंट दिल पाया, बट खुद धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे बेकार होती चली गई। ना नेक्स्ट रीज़न क्या है दोस्तों, सोशल कॉज, यानी सामाजिक कारण। तो सबसे बड़ा ये रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, डिवीज़न ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, एंशिएंट रीजन, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का वर्गीकरण। यानी ये यहाँ के जो समाज थे यानी सोसाइटी थी उसे 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे दोस्तों, क्लर्जी, जो चर्च में रहते थे, है ना। इसके अलावा फादर, बिशॉप्स ऑफ फादर, और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन थी। और जबकि 10% लोग यहाँ पे क्या करते थे, लैंड मतलब लैंड पे वर्क करते थे। इसके अलावा दे टेक 10% ऑफ टैक्स फ्रॉम थर्ड स्टेट, और क्या करते थे, तीसरे स्टेट से 10% क्या करते थे, ये लोग टैक्स वसूल करते थे। जबकि सेकंड स्टेट में कौन आते हैं दोस्तों, नोबेलिटी आते हैं, फ्यूडल्स आते हैं यानी ज़मींदार वगैरह आते हैं। और इनकी संख्या कितनी हो, अप्रोक्स 4 लाख। और इसके पास कितनी ज़मीन हुआ करती थी, 25% लैंड। अब बात करते हैं थर्ड स्टेट्स की। तो इसमें बेसिकली फार्मर, आर्टिशियन, हॉकर्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स, लैंड। और इनकी आबादी कब अप्रोक्स कितनी थी दोस्तों, 2.7 करोड़। और 95% जो पीपल थे वो किस में आते थे, थर्ड स्टेट्स के ही अंदर आते थे। यानी कह सकते हो पूरे फ्रांस के में थर्ड स्टेट की जनसंख्या कितनी थी, सबसे ज़्यादा थी। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स और लेबर्स, ये सारे क्या थे दोस्तों, थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। नो टैक्स ऑन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, कोई जो पहले और दूसरे स्टेट्स था उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था उन्हें। क्लर्जी वर टॉप मोस्ट, जो क्लर्जी थे फर्स्ट स्टेट्स के वो क्या था, टॉप मोस्ट पे आते थे। दे वर फॉलोअर ऑफ कैथोलिक चर्च, वो क्या करते थे, कैथोलिक चर्च को फॉलो करते थे। सो इट इज़ कॉल्ड रोमन कैथोलिक चर्च, इसलिए उसे क्या बोला जाता था, रोमन कैथोलिक चर्च बोला जाता था। बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते थे। फ्यू ऑफ देम हु वर इन अपोजिट वर पावरफुल एंड यूज टू टेक tax from commoners and used to get lands from king. 10% land was under control of clergy, यानी 10% जो ज़मीनें हुआ करती थी किसके अंडर में होती थी, क्लर्जी के ही अंडर में होती थी। और वो थर्ड स्टेट से कितने परसेंट टैक्स लिया करते, 10%। नोबेलिटी, टॉप मोस्ट ऑफ किंग लीडर्स, रिच फैमिली। नोबेलिटी में कौन आते हैं, टॉप मोस्ट ऑफ किंग जो होते हैं लीडर्स और रिच फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो। Other commoners, they were divided into 3 categories: trader, businessmen, landlords, small farmers। यानी 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस क्या हुआ करते थे, बेसिकली किसान या फार्मर ही हुआ करते थे। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मीटिंग ऑफ फ्रांस वॉज ऑल्सो कॉल्ड
स्टेट्स जनरल, यानी जो मीटिंग होती थी वहाँ पे उसे क्या कहा जाता था, स्टेट्स जनरल। दे कंडक्टेड इन मीटिंग 1789। इन दिस मीटिंग किंग्सली लुईस 16 बिकम किंग 1774, यानी इस मीटिंग में क्या हुआ, फाइनली 1774 में किंग्स लुईस 16 किंग बने। व्हाट वाज द रीज़न ऑन मीटिंग, इस मीटिंग का रीज़न क्या था, कंडीशंस ऑफ फ्रेंच बिकम लग्जरी लाइफ ऑफ किंग वाज ऑल्सो बैड। ही wanted to increase taxes, so he had to pass a bill in a parliament also. Third states drawing in a various taxes, यानी क्या था, ये जो मीटिंग हुआ था, ये हो रहा था जनरल स्टेट्स में। ये बेसिकली किस लिए हो रहा था, ताकि जो फ्रेंच की कंडीशन थी, वहाँ की लग्जरियस लाइफ थी राजा की, वो ख़त्म ना हो जाए और क्या किया जाए, टैक्स बढ़ाया जाए, ताकि क्या हो, दोबारा से वो लग्जरियस लाइफ जी सके और फ्रेंच की इकोनॉमिक कंडीशन को क्या कर दे, सुधार सके। और ज़्यादातर जो टैक्स हुआ करते थे वो कौन दिया करता था, थर्ड स्टेट्स ही वेयर करता था। एजुकेटेड एंड मिडिल क्लास कंडीशन ऑफ लेबर्स वर्कर्स वाज ऑल बैड, और वहाँ पे जो थर्ड स्टेट की कंडीशन कैसी थी, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बैड थी। नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों इकोनॉमिक कॉजेज़। हेल्पिंग अमेरिका फॉर इंडिपेंडेंस, जो उन्होंने अमेरिका को इंडिपेंडेंट दिलाने में क्या करी थी, हेल्प करी थी, उससे क्या हुआ, यहाँ की फ्रेंच की जो इकोनॉमी और ज़्यादा बिगड़ गई। ड्यू टू विच फ्रेंच वेंट अडेप्ट 20 अरब लिब्रे, और उससे क्या हुए, करीब 20 अरब लिब्रे का क्या हुआ, उन पर कर्जा हो गया। लिब्रे क्या है दोस्तों, करेंसी ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट रीज़न था ड्रॉट कंडीशन, यानी अकाल फैल गया था वहाँ पे पूरे, इससे क्या हुआ, वहाँ की इकोनॉमी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके अलावा इकोनॉमिक में एक और रीजन है पैलेस ऑफ वर्साइलिस सिटी, यानी वर्साई का महल, जिस पे जो मोनार्क थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा खर्च करते थे उसके मेंटेनेंस में। नाउ लास्ट रीज़न क्या है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल कॉजेज़। एज ऑफ एनलाइटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड साइकोलॉजी, रैशनल थिंकिंग, फेमस थिंकर एंड फिलोसफर, जैसे बहुत सारे जो थिंकर थे, फिलोसफर थे, वो क्या हुए, उभर कर आए, जैसे कि जिसमें एक फेमस नाम है जॉन लॉक, एक अच्छे फिलोसफर थे।